हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एमसीक्यूज का क्लास 27। एमसीक्यूज क्लास आज लाइव नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल इशू के कारण रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आगे की क्लास एमसीक्यूज के लाइव ही आएगी। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो एमसीक्यूज आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये 2019 में एग्जाम हुआ था, 2019 में एग्जाम हुआ था आरआरबी का। किसका एग्जाम हुआ था सर? आरआरबी का लैब असिस्टेंट का। किसका सर? लैब असिस्टेंट का ग्रेड 2 इसका एग्जाम हुआ था। उसी का पीवाईक्यूज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब कि जो 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे इस एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान देंगे कि जो मैं एमसीक्यू सीरीज एक्सप्लेन करूंगा ये पीवाईक्यूज 2019 का, क्योंकि एग्जाम्स अभी 2025 में भी आपको होने वाला है सर। तो पीवाईक्यूज से आपको ये आइडिया लगता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस हम केवल टेक्निकल पार्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें आइडिया थोड़ा सा मिस हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आएंगे। तो मैं इस पीवाईक्यूज में जितने सारे नॉन टेक्निकल्स भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताऊंगा। इससे आइडिया क्या मिला? आइडिया क्या होगा आपको इससे क्या सिनारियो, इसका बेनिफिशियल सिनारियो क्रिएट होगा कि सर मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नॉन टेक्निकल में सपोज दैट कोई जीके से क्वेश्चन उठाया और वही सेम क्वेश्चन इसमें पूछ देगा, बट इस बात से ये आइडिया तो कम से कम हमें लग जाएगा कि हाँ सर जीके के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टेट के पूछते हैं कि नेशनल के पूछते हैं कि इंटरनेशनल के पूछते हैं। समझ रहे हो बात को? एक सिनेरियो क्रिएट होगा। तो ये जो पीवाईक्यूज है अटेंडेंट के, इसमें मैं आपको सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो पूछे गए सबके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब नॉन टेक्निकल का कॉन्सेप्ट मेरा उतना तो स्ट्रांग है नहीं तो कि आपको जैसा मैं टेक्निकल पढ़ाता हूँ वैसा पढ़ा पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा टू बी ऑनेस्ट फॉर द वेरी बेस्ट, कि जितना ईमानदारी से ज्यादा अच्छा कर पाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था कि विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। हमारे बॉडी के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये जो भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके पीडीएफ आपको रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पर लाइब्रेरी सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये पीवाईक्यूज का कंप्लीट पीडीएफ जो है 2.0 और 3.0 सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए पूछा क्या है सर, बॉडी के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अब एनाटॉमी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है क्या। सर सबसे पहले जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, इस एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग 9 रीजन में बांटा गया है। कितने सर? 9। अब ये बांटा क्यों जाता है सर रीजन? ये जो आपको एब्डोमिनल कैविटी दिख रहा है, इस एब्डोमिनल कैविटी को बांटा क्यों गया है सर? रीजन में क्यों बांटा गया? ताकि एनाटॉमिकल स्टडी बेटर वे में हो पाए, क्योंकि इस बात से हमें पता चल पाया कि कौन सा जो ऑर्गन है किस एनाटॉमिकल रीजन में प्रेजेंट है, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको लोकेट कर पाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगर उसमें एबनॉर्मलिटी है तो उसकी हम सर्जरी कर पाएंगे। इन सभी चीजों के लिए स्टडी डिटेल हो पाए, क्लिनिकल ट्रीटमेंट डिटेल हो पाए, डायग्नोसिस स्मूथली हो पाए, इन सबको प्रॉपर ढंग से होने के लिए एनाटॉमी ने एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में बांटा। रीजन में बांटने के लिए सबसे फर्स्ट वन 1 और 1 2, 1 और 1 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए सर। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपको याद इजीली हो जाएंगे, इसकी मैं चैलेंज गारंटी आपको देता हूं। कैसे याद हो जाएंगे जरा आप ध्यान से सुनते चलना। अब जो मैंने बोला 9 रीजन, जैसे ही हमने ये 2 लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये 3 सेक्शन में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3। सिमिलरली इधर भी 3 सेक्शन, 1 2 3, 3 तिहाई 9 सेक्शन कन्वर्ट हो सेक्शन बट गए। ठीक है, अब हम जो ऊपर के तीनों सेक्शन हैं पहले उनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर के जो तीनों सेक्शन हैं उनमें से 2 तो इजीली याद हो जाएगा आपको, राइट एंड लेफ्ट। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है? ऐसा होता है, आप ऐसे खड़ा हो जाओ। ठीक है, जो राइट साइड में जो राइट साइड में आ रहा है और ये जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, इन दोनों को हम हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं। क्या बोला जाता है सर इसको?
हाइपोकॉन्ड्रियम। अब इसको आपको हाइपोकॉन्ड्रियम भी लिख सकते हो, हाइपोकॉन्ड्रियम, या हाइपोकॉन्ड्रिक भी लिख सकते हो। जैसे हाइपोकॉन्ड्रिक लिखा हुआ है ना, वैसा भी कॉन्ड्रियम या कॉन्ड्रिक कुछ भी लिखो। तो जो राइट कॉर्नर में है ये वाला, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट कॉर्नर में है सर जी, इसको हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बोल देंगे। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। इसको आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी कर सकते हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी कर सकते हैं। दो क्लियर हो गए। अब ये जो बीच वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं ईपीगैस्ट्रिक रीजन, क्योंकि यहीं से हमारा ऊपर से इसोफेगस आया और गैस्ट्रिक जूस यहीं पर सिक्रेट होता है, तो इसको नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया ईपीगैस्ट्रिक रीजन। क्या सर? ईपीगैस्ट्रिक रीजन। याद रहेगा, यहां पिक में भी दिख रहा है ईपी गैस्ट्रिक रीजन। ये कौन सा है? हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। क्लियर हो गया। अब बीच वाले तीन का हम नाम याद कर लेते हैं सर, ठीक है, फिर ऑर्गन को हम लोग देख लेंगे। बीच वाला में जो ए राइट साइड है और जो ए लेफ्ट साइड है, दोनों को दोनों जो है लंबर रीजन रखा गया। जो वर्टेब्रा का लंबर रीजन होता है ना, क्लासिफाई किया गया। वर्टेब्रल कॉलम को एनाटॉमी में बताऊंगा, या 2.0 में तो बताया भी हूं। तो ये जो लंबर रीजन है वर्टेब्रल कॉलम का, उसी लंबर रीजन के नाम पे बीच वाले का नाम रख दिया गया, राइट एंड लेफ्ट का। राइट वाले में जो राइट लंबर रीजन, लेफ्ट वाले में लेफ्ट लंबर रीजन। ये भी बहुत इजीली याद हो गया सर। क्या सर? लंबर रीजन, ठीक है। राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। अब इस साइड में जो भी ऑर्गन आएगा राइट लंबर रीजन में होगा, इधर जो भी आएगा लेफ्ट लंबर रीजन में होगा। जो बीच वाला पार्ट हो गया, जो ए वाला पार्ट हो गया, तो हमारा यहीं पर नाभि प्रेजेंट होता है, यहीं पे नाभि प्रेजेंट होता है, जिसको हम अम्बलाइकल बोलते हैं, जिसको हम अम्बलाइकस भी बोलते हैं नाभि को। तो बस ये नाभि के सराउंडिंग्स था, इसलिए इसको हम लोग अम्बलाइकल रीजन बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं गुरु? इसको हम लोग अम्बलाइकल रीजन बोलते हैं, अम्बिलाइकल रीजन। सर अब हमें 6 तो इजली याद हो गए, 3 ऊपर के 3 बीच वाले, नीचे वाले भी मैं बोल रहा हूं ऐसे इजली याद हो जाएगा। राइट एंड लेफ्ट तो सबको सिमिलर ही बोला जा रहा है, केवल बीच वाले का ही हमें कंफ्यूजन है। अब जो नीचे वाला है सर, नीचे वाला रीजन को, चूंकि यहां पर क्या है, हिप बोन होता है, जिसको इलियक बोन उसका एक पार्ट होता है ना। आपको जब मैं हिस्टो में पढ़ा रहा हूँगा बोन मैरो कलेक्शन, बोन मैरो कलेक्शन, हाँ हिस्टो में नहीं, हेमाटो में बोन मैरो कलेक्शन, उसमें मैंने बोला था आपको कि इलियक क्रेस्ट, इलियम से जो है हम लोग हिप बोन में जो इलियम रीजन होता है, उस रीजन से जो है हम लोग बोन मैरो को कलेक्शन को अच्छा साइड प्रिफर्ड करते हैं एडल्ट में। तो क्योंकि ये इलियक रीजन में है, तो इसीलिए राइट साइड वाले को राइट इलियक, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट इलियक। क्योंकि ये इंग्वाइनल एरिया पर भी है, इसलिए इसको इंग्वाइनल रीजन भी कहते हैं। यहाँ इंग्वाइनल लिखा है, तो आप इंग्वाइनल याद रखो तो बेस्ट है। अगर ये ज्यादा टेढ़ा लगे तो इलियक रीजन याद रखना। क्या बोलते हैं सर नीचे वाले को? इलियक रीजन बोला जाता है। अब ये जो राइट साइड वाला है, इसको राइट इलियक रीजन, जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट इलियक रीजन। यहां पर जो ऑर्गन होगा उसको इलियक रीजन का ऑर्गन कहेंगे। या इंग्वाइनल एरिया में है तो राइट इंग्वाइनल रीजन, लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। गॉट इट सर? क्लियर हो गया। अब बोलोगे बीच वाला जो यहाँ पर ऑर्गन आ रहे हैं, इसको हम क्या नाम से बुलाएंगे? क्योंकि ये गैस्ट्रिक रीजन में ही आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम ईपीगैस्ट्रिक बोल रहे थे, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नीचे में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं सर? हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। अब होप सो आपको 9 रीजन, 9 के 9 रीजन का आपको नाम याद हो चुका होगा। ऊपर वाले में हाइपोकॉन्ड्रियम, बीच में एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। बीच वाले में लंबर रीजन, बीच के साइड बाय साइड जो राइट लेफ्ट है दोनों लंबर रीजन, और बीच वाला का जो सेंटर है अम्बलाइकल रीजन, ठीक। लोअर में आ गए तो इलियक है, राइट एंड लेफ्ट इलियक, ठीक है। और बीच में चूंकि एपिगैस्ट्रिक उल्टा है इसलिए हाइपोगैस्ट्रिक। इट्स वेरी इजी। कोई भी टफ पड़ा? कुछ नहीं टफ पड़ा। अब बस इसको इतना ही क्लियर करना था। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि सर विच ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम।
राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है इस एरिया में कौन सा ऑर्गन बॉडी में प्रेजेंट होता है? ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन कौन सा हो गया सर? ए हो गया। ये जो है ये वाला रीजन जो है राइट है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। एक मिनट, डोंट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पर भी थोड़ा बांटते हैं, इस तरीके से बांट लो, ठीक है। शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, हालांकि सेक्शन किया हुआ है, ठीक। एक सेकंड, हाँ ठीक है, हो गया। अब जो है पूछा हमें कि ये जो हाइपोकॉन्ड्रियम है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन सा ऑर्गन है? देखो ए वाला ऑर्गन इधर से दिख रहा है आपको, इस प्रकार से जाते हुए, इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं सर जी लीवर। लीवर जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से होते हुए सर बीच में तक आया है, एपिगैस्ट्रिक एरिया तक आया है। लीवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से एपिगैस्ट्रिक तक आता है। देखो रीजन क्लासिफाई होने से ऑर्गन हम बताने लगे ना कि कौन सा ऑर्गन किस रीजन में है। लीवर जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से एपिगैस्ट्रिक एरिया तक आया हुआ है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में केवल और केवल हमें क्या मिल रहा है सर? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में केवल और केवल हमें जो है वो मिल रहा है गुरु लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, लीवर। इस तरीके से पढ़ो याद करने के लिए चीजें। जैसे अब ड्यूडेनम को बोल दिया सर, ड्यूडेनम क्या होता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। देखो यहां पर स्टमक है, यहीं से जो है ड्यूडेनम स्टार्ट होगा, ठीक। ऐसे ड्यूडेनम आएगा और यहां तक आएगा। ये वाला किस जगह पर है सर? ये वाला एरिया किस जगह पे है सर? ये वाला एरिया लगभग हमें जो है अम्लाइकल रीजन में आ रहा है। तो सर ड्यूडेनम किस रीजन में चला जाएगा? अम्लाइकल में। पैंक्रियाज किधर होता है सर? पैंक्रियाज यहीं पर इस प्रकार से सिचुएटेड होता है सर। तो पैंक्रियाज हमें किस रीजन में चला जाएगा? लेफ्ट रीजन में चला जाएगा, और कुछ जो है वो आ जाएगा हमें अम्लाइकल रीजन तक सर, ठीक। देन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है, अपेंडिक्स जो हमारा जहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट कनेक्ट होते हैं, सीकम और अपेंडिक्स वहीं पे प्रेजेंट होते हैं सर। तो ये हमारा किस रीजन में आ जाएगा सर? ये आ जाएगा राइट इंग्वाइनल रीजन में आ जाएगा, या राइट इलियक रीजन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी ऑर्गन को हम वाई द रीजन बांट सकते हैं, क्योंकि हमें रीजन याद हो गए। इस क्वेश्चन का इजीली करेक्ट आंसर छांट लिया आपने। क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं सर, और इसी प्रकार से आपको छांटने भी पड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है? व्हाट इज पीसीबी? पीसीबी होता क्या है सर? क्या पूछा है सर? पीसीबी का फुल फॉर्म सबसे पहले जानो क्या होता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम सर? हमने पढ़ाया है आपको। पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है, किसी भी होल ब्लड में हम ये चेक करते हैं। होल ब्लड का मतलब क्या है सर? होल ब्लड का मतलब है कि प्लाज्मा भी उसमें मिक्स हो और उसमें आरबीसी भी मिक्स हो, तो उसको हम बोल देते हैं होल ब्लड। क्या हम बोल देते हैं सर? होल ब्लड। होल ब्लड मतलब कंप्लीट ब्लड। कंप्लीट ब्लड का मतलब है फ्लूइड पार्ट भी अवेलेबल होना चाहिए, सेलुलर पार्ट भी अवेलेबल होना चाहिए। सेलुलर पार्ट में तीनों ब्लड सेल्स होने चाहिए, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो होल ब्लड का मतलब है कि प्लाज्मा, फ्लूइड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं वो भी होना चाहिए, एज वेल एज कंप्लीट ब्लड सेल भी होना चाहिए। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब होता है कि होल ब्लड में हमारा आरबीसी का कितना प्रोपोर्शन अवेलेबल है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन कंप्लीट होल ब्लड? पूरे के पूरे होल ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल का कितना प्रोपोर्शन अवेलेबल है, which is expressed in the percentage, which is expressed in परसेंटेज। अब यहां पर मैंने दो बात बोला, परसेंटेज। अब यहां पर मैंने दो बात बोला। मैंने क्या बोला? पैक्ड सेल वॉल्यूम इज द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ऑक्युपाइड बाय होल ब्लड। होल ब्लड में रेड ब्लड सेल का कितना प्रोपोर्शन है, आरबीसी का प्रोपोर्शन कितना है, प्रोपोर्शन कितना है, ठीक है। आरबीसी प्रोपोर्शन इन होल ब्लड, ठीक, होल ब्लड कितना है। और वो प्रोपोर्शन को हम लोग किस चीज में बताएंगे सर? डिनोट किस चीज में करेंगे सर? परसेंटेज में बताते हैं सर। किस चीज में बताते हैं? परसेंटेज में बताते हैं। जनरली जो है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम लोग हीमोग्लोबिन का 3 गुना मेजर करते हैं। क्या मान के चलते हैं सर? 3 गुना होता है। यदि हम नॉर्मल रेंज की बात करें,
यदि हम पीसीबी की नॉर्मल रेंज की बात करें, यदि हम मेल में सर्वप्रथम सबसे फर्स्ट बात करें, तो मेल में अगर हम हीमोग्लोबिन का रेंज लेकर के चलें तो 14 से 16 लेकर चल सकते हो। क्या सर? 14 to 16 ग्राम, एक सेकंड, 14 to 16 ग्राम परसेंट। अगर हम लोग कहें कि हीमोग्लोबिन जो है 14 ग्राम हमारे में प्रेजेंट है मेल में, अगर एवरेज मान के चले, तो हम क्या बोले सर? हीमोग्लोबिन इंटू 3, तो पीसीबी का नॉर्मल रेंज कितना हो जाएगा? 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 14 दिया 42%, और मैक्सिमम 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 16 दिया 48%, यानी 48%, यानी मेल में लगभग 42 से 48% होता है सर पीसीबी। एवरेज की अगर हम बात करें तो 45% होता है पीसीबी इन द मेल। अगर हम फीमेल की बात कर ले सर कि फीमेल में कितना होगा, तो फीमेल में एवरेज ऑन हीमोग्लोबिन कितना मान के चलते हैं? एक इसका रेंज हम मान के चल रहे हैं सर हीमोग्लोबिन की फॉर द नॉर्मल रेंज 12 से 14 कितना सर? 12 to 14 ग्राम परसेंट हम लोग मान के चल रहे हैं हीमोग्लोबिन इन द फीमेल। अगर इसको हम हीमोग्लोबिन इंटू 3 करें, हीमोग्लोबिन इंटू 3, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 12 तिया 36% हो जाएगा, और मैक्सिमम 14 इंटू 3 करें तो कितना आएगा? 14 तिया 42% आएगा। यानी फीमेल में पीसीबी का नॉर्मल रेंज कितना होता है सर? 36 से लेकर के 42% होता है। अगर एवरेज ऑन की बात करें तो 38% जो है एवरेज पीसीबी फीमेल में माना जाता है। अब ये परसेंट एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, परसेंट में एक्सप्रेस किया हुआ है ना सर, एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। अब देखो ये जो 45 और 38% मेल और फीमेल में आपने देखा है, ये बता रहा है कि किसी भी मेल का जो होल ब्लड है, किसी भी मेल का जो होल ब्लड है सर, उस होल ब्लड में उसका 45% केवल आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। शुरू में ही बोला था इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ऑक्युपाइंग इन द होल ब्लड। होल ब्लड में रेड ब्लड सेल ने कितना जगह घेर रखा है उसको बताना है, और उसको परसेंट में बताना है। सेम यहां फीमेल के भी बात हुई। क्वेश्चन क्या पूछा है सर? क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता क्या है? नंबर ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड। ये तो गलत है सर। हम आरबीसी होल ब्लड में हम आरबीसी को बता रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं बता रहे हैं। हम काउंट करके थोड़ी ब्लड आरबीसी की बता रहे हैं। आरबीसी के काउंट मिलियंस में होता है। 4.5 to 6 मिलियन होता है मेल में। फीमेल में हम कहें तो 4 मिलियन to 5.5 मिलियन होता है। सर हम होल ब्लड में आरबीसी के काउंट करके नहीं बताने जा रहे हैं, हम आरबीसी की प्रोपोर्शन बता रहे हैं कि कितना अमाउंट में होल ब्लड में आरबीसी है, वो भी परसेंटेज में। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इन होल ब्लड। होल ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है ये बता रहे हैं पीसीबी ना सर। पीसीबी तो हीमोग्लोबिन का 3 गुना है। हीमोग्लोबिन कहां बता रहे हैं? हीमोग्लोबिन अगर बता रहे होते तो हम हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन करते। होल ब्लड में अगर हमें हीमोग्लोबिन जानना है तो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। वेरियस मेथड है, सैलिस मेथड है, सैनविथ मेथड है, कॉपर सल्फेट मेथड है, कोई भी मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, कोई भी मेथड आप यूज कीजिए। और यदि हीमोग्लोबिन एक सिंगल आरबीसी में बताना है तो ब्लड इंडाइसिस कीजिए जिसमें एमसीएच आप बता सकते हो। सिंगल आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट बताना है तो एमसीएच, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन सिंगल आरबीसी में बताना है तो एमसीएचसी, और यदि होल ब्लड में हीमोग्लोबिन बताना है तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, नॉट पीसीबी। पीसीबी तो सर हीमोग्लोबिन का 3 गुना है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी है परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड, बिल्कुल सही। हम यही बता रहे थे अभी आपको कि होल ब्लड में कितना परसेंट आरबीसी है, होल ब्लड में कितना परसेंट आरबीसी है। होल ब्लड में मेल में 45% आरबीसी होता है, होल ब्लड में फीमेल में 38% लगभग आरबीसी होता है। यही हम बता रहे हैं कि होल ब्लड में आरबीसी का कितना परसेंट है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट ऑफ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी देख लो। देखो कंफ्यूजन सी और डी में बहुत ज्यादा होगा। देखो तुरंत सी को तो हमने टिक मार दिया, लेकिन डी तो पढ़ा नहीं है। डी पढ़ो। एग्जाम में आप ऐसे मत करना, एग्जाम में पहले डी तक पढ़ लेना तब सी को टिक मारना अगर मिलेगा तो। ये कि पहले ही मार दिए फिर पता चले डी सही हो रहा है। अब डी में कहता है प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी टू प्लाज्मा।
मैंने अभी जस्ट आपको बताया था डेफिनेशन में कि इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी। तो ये लिखा तो है प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी, तो आपको लगेगा सर तो बोले थे प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी, लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया कि मैंने बोला था इट इज मतलब पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम इज प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी इज करेक्ट, बट प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड नॉट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में आरबीसी का कितना प्रोपोर्शन है ये कैसे बता सकते हैं? प्लाज्मा आरबीसी प्लाज्मा का पार्ट है क्या आरबीसी? नहीं, आरबीसी होल ब्लड का पार्ट है। प्लाज्मा में यदि हमें किसी का प्रोपोर्शन बताना होगा तो प्लाज्मा में हम प्लाज्मा प्रोटीन का बता सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एल्बुमिन इन द होल प्लाज्मा, या व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबुलिन इन द प्लाज्मा, या व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा। सर प्लाज्मा में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसके हम प्रोपोर्शन बताएंगे ना। क्वेश्चन कहां से कंफ्यूजन क्रिएट होगा? यहीं से होगा। पहले ऑप्शन, जितना क्वेश्चन समझना जरूरी है उतना ही ऑप्शन को भी समझना जरूरी है। देखो मैं एमसीक्यूज पढ़ाता हूं आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, एमसीक्यूज में आपको पढ़ाता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरीके को सीखने के लिए, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो होप तो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। ये अगेन हमारे से क्वेश्चन नहीं है, मैंने बोला था टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है नॉन टेक्निकल से पूछा। नॉन टेक्निकल का मतलब है कि ये जो है वो प्लांट्स से पूछा है, तो प्लांट्स तो हमें पढ़ना नहीं है सर मेडिकल में, ठीक है, तो ये नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो प्लांट्स होते हैं सर, जो पौधे होते हैं, उनमें मिनरल्स और वाटर्स का एब्जॉर्प्शन होके ऊपर की ओर मूवमेंट कैसे होता है। जैसे सपोज दैट कोई प्लांट है, उसमें इस प्रकार से जो है प्लांट्स में लीफ पत्ते लगे हुए, फ्लावर लगे हुए हैं, और नीचे में जो है इसका रूट है, जड़ है, ठीक है। तो प्लांट में कोई भी मिनरल्स जो होता है उसके रूट से ही जाता है, जड़ से ही। जैसे आप पानी जो डालोगे इसी में डालोगे, कोई खाद फर्टिलाइजर डालोगे इसी जड़ में ही डालते हैं, है ना। तो जड़ क्या करता है, रूट क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है अपने में, ठीक है। क्या करता है सर? उनको एब्जॉर्ब करता है और सोखता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इनको अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की ओर भेजता है, क्योंकि प्लांट्स के सारे फ्लावर्स और लीफ फ्रूट सब तो ऊपर ही रहते हैं ना, नीचे थोड़ी है। तो उसको न्यूट्रिशन ऊपर भेजना है सर। हमारे में उल्टा है, हम ऊपर से डालते हैं नीचे जाता है, अब फिर ऊपर नीचे दोनों एनर्जी सर्कुलेट होता है, बट प्लांट में नीचे से ऊपर जाता है। तो ऐसा प्लांट में जब रूट एब्जॉर्ब करेगा तो अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा, ऊपर की ओर किस प्रकार से जाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, ये बताना है आपको। व्हाइट ब्लड सेल के थ्रू। सर व्हाइट ब्लड सेल तो ह्यूमन में होते हैं, प्लांट में कहाँ होते हैं व्हाइट ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल के थ्रू। अगेन रेड ब्लड सेल भी ह्यूमन का पार्ट है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन है, एक है ट्रांसपिरेशन और एक है रेस्पिरेशन। सर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन क्रिया। रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना। ये ह्यूमन और प्लांट दोनों में होता है, ये ह्यूमन एंड प्लांट्स दोनों में होता है, क्योंकि दोनों सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू द एक्सेल ऑक्सीजन एंड एक्सक्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर लेना ही प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ये प्लांट्स भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन इसके थ्रू केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसियस एक्सचेंज होता है। इट इज नॉट टू प्रोसेस अपवर्ड द मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड द वाटर ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट में अपवर्ड करने के लिए मिनरल्स और वाटर को अपवर्ड सप्लाई करने के लिए नहीं ये प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस टू द सप्लाई ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू द अपवर्ड्स पार्ट ऑफ द प्लांट्स। रूट से लेकर के प्लांट्स के ऊपर के सारे भागों में किसी भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की सप्लाई की प्रोसेस होती है। अब क्या करता है सर, ये जो बड़ा एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जो प्लांट है सर, कोई भी जब मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हम यहाँ डालेंगे तो उनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर की ओर कैसे माइग्रेट हो जाता है? प्लांट्स में एक प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं, एक स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है जाइलम। क्या बोलते हैं सर? जाइलम। ये जाइलम ही जो है उन सभी सब्सटेंस को ऊपर की ओर अपवर्ड करते जाता है और सबको सप्लाई होता है। जैसे हमारे में टिश्यू कैपिलरी है ना,
हमारे में ब्लड वेसल्स है ना, हमारे में आर्टरी है ना, जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ब्लड के थ्रू मिक्स होकर के पूरे बॉडी टिश्यू तक सप्लाई करते हैं। सिमिलरली इनमें जाइलम होता है, वो जाइलम ही अपवर्ड सारे मिनरल्स एंड वाटर को सप्लाई करता है। तो होप सो इस क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, गॉट इट सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द ओनली फ्लोटिंग लेक। अगेन ए जो है नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है, नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे कुछ लेक का एग्जाम, लेक मतलब झील, लेक मतलब सर झील, वो आपने गाना सुना है तेरी झील से तेरी आंखें। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नीचे जो कुछ झील के एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेक्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन झील में से कौन सा ऐसा झील है जिसको फ्लोटिंग लेक कहते हैं, तैरते हुए झील कहते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं। हमारे इंडिया को लेक, सिटी ऑफ लेक किसको बोलते हैं? उदयपुर को। सिटी ऑफ लेक किसको बोला जाता है सर? सिटी ऑफ लेक किसको बोला जाता है? उदयपुर को, जो कि राजस्थान में है। कहाँ है सर? राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान में उदयपुर है, और वहां पर उधर सिटी ऑफ लेक क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वहां बहुत सारे झील्स हैं, बहुत सारे लेक हैं। एक कश्मीर में भी लेक है जो सबसे फेमस है, डल लेक जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर शिकारा राइड, आप लोगों में से बहुत से लोग गए होंगे जो शिकारा राइड वहां किए होंगे, है ना। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे झील हैं। झील से ही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लेक जो है जिसको हम फ्लोटिंग लेक, सभी लेक जो होते हैं पानी गड्ढा है, धरती में गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको हम लेक कह रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में, ठीक है। जैसे नैनीताल में भी ताल है, लेक है। लेकिन ऐसा कोई लेक, ऐसा कोई झील हो जो तैर रहा हो, अपने आप में एक जगह फिक्स्ड नहीं हो, राउंड एंड राउंड जो है धरती पर ही तैर रहा हो, ऐसा झील कौन सा है? ऐसा झील जो है मणिपुर में है, जिसको लोकटैक लेक बोलते हैं। कहां पर है सर? मणिपुर में है। एक्चुअल में ये जो है मणिपुर में इस प्रकार का वो लेक है। क्या है सर? मणिपुर में जो लैंड है ना, इस प्रकार के छोटे छोटे इसलैंड हैं, ठीक है, छोटे छोटे लैंड के पार्ट हैं जो पानी में तैर रहे हैं और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं। जैसे देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्कूल है, इस यहाँ पर आप घूमने जाओ, बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। हम तो गए नहीं है भाई, हमारे पास ना उतना भी समय मिला है, कभी मिलेगा तो जरूर जाएंगे। तो जब यहाँ के मिट्टी पे आप जंप करोगे ना, तो मिट्टी जो है दबेगा, उठेगा, दबेगा, लगेगा कि ना मैं बिल्कुल वो क्या बोल रहा हूँ, किसी झूले पे बैठा हूँ। उस प्रकार का ये झील है जो तैरता हुआ झील, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग लेक बोलते हैं। ये कहाँ सिचुएटेड है सर? इट इज सिचुएटेड इन द मणिपुर, जिसका नाम क्या है सर? लोकटैक झील या लोकटैक लेक नाम है, ये याद रखना, ठीक है। सेकेंड वन है पुष्कर लेक एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड वन है पुष्कर लेक। पुष्कर लेक जो है ये ट्रेडिशनल हिंदू के रीति रिवाजों से रिलेटेड है। ये पुष्कर शहर में सिचुएटेड है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, नियर ऑफ अजमेर, नियर ऑफ अजमेर सिटी। अजमेर जो शहर है राजस्थान में, अजमेर के पास में ही पुष्कर शहर है, पुष्कर सिटी है। पुष्कर सिटी में पुष्कर लेक प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन आता है सर खजियार लेक। खजियार लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है। कहां प्रेजेंट है सर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। और लास्ट वन है चिल्का लेक, चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो ओडिशा में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है सर? ओडिशा में प्रेजेंट है। तो ये इन झील के कुछ एग्जाम्पल्स थे और उनके सिचुएटेड कहाँ है वो आप नाम याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच कंट्री ऑन द 17th AFC इस, ये अगेन क्वेश्चन जो है वो आपको नॉन टेक्निकल पार्ट से है। ये भी किससे क्वेश्चन पूछा है सर? नॉन टेक्निकल का ही क्वेश्चन है सर, नॉन टेक्निकल का ही क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट ज्ञान, आइडिया सीखना, आइडियोलॉजी, थॉट। ये क्या पूछा है सर? एक क्वेश्चन जो पूछा है वो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है। अब देखो यहाँ क्या हमको सीखने के लिए मिलता है।
एग्जाम कब हुआ था सर? 2019 में एग्जाम हुआ था। लैब सुपरिटेंडेंट आरआरबी का भी और असिस्टेंट ग्रेड 2 का भी। असिस्टेंट ग्रेड 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी कंट्री जो है 17th एफबी, एफबी का मतलब है सर एशियन फुटबॉल कप, एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप इसको हम बोलते हैं, या एशियन कप भी इसको बोलते हैं, एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप। एएफसी का मतलब एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप इसको बोलते हैं, ठीक है। पूछा है कि जो 2017वां एएफसी जो हुआ था 17th एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप जो 2019 में हुआ था उसका विजेता कौन है, मतलब कि किस कंट्री ने उसको जीता था। ये एक्चुअल में जो एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में फुटबॉल के जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था ना क्रिकेट में 2025 में जो इंडिया जीता, उसी तरीके से एशियन फुटबॉल चैंपियंस ट्रॉफी भी होता है, ठीक है, हर एक 4 साल में होता है। तो 2019 में हमारा एग्जाम हुआ था और पूछा भी करंट अफेयर कहां से सर? 2019 से ही है। मतलब ये है कि करंट अफेयर्स उसी ईयर का मोस्ट ऑफ पूछेगा आपको। जैसे 2025 में एग्जाम है तो 2025 के करंट अफेयर्स और लगभग हाफ 6 महीने जो है दिसंबर से लेकर के रिवर्स कर लो 6 महीने 2024 के, बस इतने से करंट अफेयर आएंगे। दूसरा इससे क्या पता चल रहा है? लेवल पूछ रहा है इंटरनेशनल का भी, क्योंकि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में तो हुए नहीं है, किसी स्टेट में तो हुए नहीं है, ये एशियन कंट्री के बीच में हुआ, मतलब इंटरनेशनल। यानी करंट अफेयर्स इंटरनेशनल भी इसमें पूछे जाते हैं और सेम ईयर के लगभग 1 साल के मान के चलो इतने ही के बीच के आपको सेम ईयर के जो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। समझने के लिए कुछ हमें मिला ना कि अगले एग्जाम जो अभी होने वाला 2025 में हम कैसे करंट अफेयर्स देख सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। जो एएफसी 2019 था, 2019 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ द फुटबॉल जीता था कतर ने। किसने जीता था सर? कतर ने जीता था। किसको हरा के जीता था सर? जापान को हरा के जीता था। 3-1 के गोल से जो है कतर ने जापान को हरा के जीता था। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया रॉन्ग आंसर है। होप सो इसका आंसर क्लियर हो पाया होगा आपको। अब करंट अफेयर्स की बातें हैं तो मैं बहुत डीपली तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाया आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। होप तो आप समझ भी पाए होंगे। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है विच टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन द सीरम सैंपल। अगेन आ गया टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे कुछ टेस्ट के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा टेस्ट जो है कांट बी परफॉर्म्ड बाय द सीरम सैंपल, सीरम सैंपल से परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। आप प्रैक्टिकल में किए होंगे तो पता होगा। कैसे सर? सबसे फर्स्ट वन क्लॉटिंग फैक्टर्स है। क्लॉटिंग फैक्टर्स को यदि आपको टेस्ट लगाना है, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, 13 होते हैं, ऐसे 12 इसलिए मैंने बोला क्योंकि 6 अब्सेंट है, अननोन है। तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स को यदि आपको डिटरमाइन करना है तो किस सैंपल से करोगे सर? यदि आपने सपोज दैट सीरम सैंपल ले लिया है, ठीक है, तो सीरम कैसे प्रिपेयर होता है सर? ब्लड के क्लॉट होने के बाद होता है। तो जब ब्लड क्लॉट हो ही गया होगा, उसमें फाइब्रिनोजन यूज हो गया, उसमें जो है प्रोथ्रोम्बिन यूज हो गया, जब ये सभी जो फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, ये सब यदि क्लॉटिंग फैक्टर यूटिलाइज हो ही गया तो फिर आप कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर डिटरमाइन करोगे सर? जब 2-4 इसमें यूटिलाइज हो ही गए ब्लड को क्लॉट होने में, क्योंकि सीरम बिना क्लॉट किए तो आप सेपरेट कर नहीं पाओगे। यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो सीरम सैंपल से तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसको ब्लड को क्लॉट करने में ही हमें 2-4 क्लॉटिंग फैक्टर चले गए। तो इसको क्लॉटिंग फैक्टर के लिए हमें होल ब्लड जो है वो लेना होगा, ताकि हम प्लाज्मा से अच्छे वे में, क्योंकि प्लाज्मा में क्लॉटिंग यूटिलाइज नहीं हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर यूटिलाइज नहीं हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर बचा हुआ, फिर जो है हम अच्छे से क्लॉटिंग फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि कौन सा टेस्ट सीरम से नहीं परफॉर्म कर सकते हो? ये नहीं कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टोटल लिपिड्स, टोटल लिपिड्स तो हम लोग सीरम से ही परफॉर्म करते हैं। ये जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है बायोकेमिस्ट्री में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है बायोकेमिस्ट्री में, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ट्राइग्लिसराइड होता है, HDL टेस्ट होता है, LDL होता है, VLDL होता है, ये सभी टेस्ट जो है हम किस चीज से परफॉर्म करते हैं? सीरम से ही तो परफॉर्म करते हैं। ये सब हम ब्लड क्लॉट करेंगे उसके बाद परफॉर्म करेंगे, तो ये तो सीरम से होगा।
आयरन, आयरन भी हम सीरम से परफॉर्म करते हैं। देन विटामिन B12, विटामिन B12 भी हम सीरम से परफॉर्म करते हैं। यानी केवल क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो हम सीरम से परफॉर्म नहीं कर सकते। यही पूछ रहा था कि कौन सा टेस्ट आप सीरम से परफॉर्म नहीं कर सकते हो, और इसमें जो है कौन सा टेस्ट आया सर, क्लॉटिंग फैक्टर। होप सो एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट्स। ये अगेन टेक्निकल क्वेश्चन है, हमारा लैबोरेटरी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी, हालांकि यहाँ पीस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पार्ट होना चाहिए था। पीस का मतलब क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा। जैसे हम ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड का पीस होगा। इंग्लिश बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और नॉन सेंसिटिव भी, ऐसा भी हम कहते हैं। जैसे हिंदी में हम बड़े को तुम नहीं कह सकते, आप ही हमें कहना होता है ना। हम अपने छोटे को या अपने जूनियर को हम तुम कह सकते हैं, सेंसिटिव है भाई। अपने पिताजी को तुम बोल दो। हालांकि कई जगह लोग सेंसिटिव नहीं मानते, जैसे आप हरियाणा में चले जाओ, तुम हरियाणा में हिंदी का कोई सेंसिटाइजेशन नहीं है। हरियाणा में भाई सब कोई तुम बोलते हैं। भले एक 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 जोक बना था, किसी कवि महाशय ने बनाया था कि भाई आम आदमी पार्टी हरियाणा में कभी जीत ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। और हरियाणा में कोई आप बोलता ही नहीं है, तन्ने बोलता है, तू बोलता है। तो आम आदमी पार्टी भाई जीत ही नहीं सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तन्ने पार्टी हो जाएगी, तू पार्टी हो जाएगा। तो खैर अपार्ट ऑफ द जोक, ये तो जोक था। उसके अगर अपार्ट है तो अब यहां हम समझते हैं, विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट, हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट का कौन सा ऐसा टुकड़ा है, कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट के कौन सा ऐसा इक्विपमेंट का टुकड़ा है, अगर इसके अकॉर्डिंग कहे तो, अगर हम अपने पार्ट के अकॉर्डिंग कहे तो हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट के कौन से इक्विपमेंट का ऐसा पार्ट है, भाग है, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। यानी उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए तब भी काम करेगा। जैसे देखते हैं वैक्स। सर वैक्स के लिए तो हमें टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि वैक्स, पैराफिन वैक्स को हम दो जगह यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं एम्बेडिंग के लिए, और दूसरा हम यूज करते हैं इम्प्रेग्नेशन के लिए। इम्प्रेग्नेशन के लिए सबसे फर्स्ट वन, इम्प्रेग्नेशन के लिए जब आप यूज करेंगे तब वैक्स जो है वो लिक्विड होना चाहिए। तो लिक्विड होने के लिए सर टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना होगा, 50-60 डिग्री करना होगा, तब वो लिक्विड होगा ना। तब इम्प्रेग्नेशन टिश्यू के अंदर जो है वो वैक्स पेनिट्रेट कर पाएगा, टिश्यू के पोर्स जो है उसके अंदर कर पाएगा। और अगेन फिर उसको हमको इम्बेडिंग करना है वैक्स से, एल मोड में, लिकार्ट मोड जिसको हम बोलते हैं सर। इसमें हमें जो है ब्लॉक बनाना है। तो फिर इस मोल्टेन वैक्स, जो लिक्विड वैक्स हो चुका है, उसको हमें फिर सॉलिडिफाई करना होगा, तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। यानी सर वैक्स तो है टेम्परेचर सेंसिटिव। ऑप्शन नंबर सेकंड है एम्बेडिंग सेंटर। एम्बेडिंग सेंटर भी अगर टेम्परेचर सेंसिटिव हो जाएगा। इसी की तो बात अभी हो रही थी एम्बेडिंग की, देख लो यही तो हो रहा था। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तभी वैक्स जमेगा, हाई टेम्परेचर पर नहीं जमेगा। यानी दोनों के दोनों टेम्परेचर सेंसिटिव है। माइक्रोटोम मशीन, सर माइक्रोटोम मशीन टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है। माइक्रोटोम में टेम्परेचर का क्या मतलब, हमने ब्लॉक बना लिया, रोटेटरी माइक्रोटोम में जो है हमने ब्लॉक फिट किया, नाइफ फिट किया, रोटेशन स्टार्ट किया, सेक्शन कट होना स्टार्ट हो गया। इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है। हाँ, माइक्रोटोमी में अगर हम कहें फ्रोजन सेक्शन यदि आपको काटना है, क्या सर, फ्रोजन सेक्शन यदि काटना है, ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसके लिए हमें क्रायोस्टेट माइक्रोटोम यूज करना होता है, क्रायोस्टेट प्रिपरेशन करना होता है। लेकिन इट इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन फॉर द माइक्रोटोमी। यहाँ कोई भी ऐसा फ्रोजन सेक्शन का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसलिए माइक्रोटोम जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि माइक्रोटोम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है। फ्रोजन सेक्शन करते तब यहाँ हमें माइनस में जो है टेम्परेचर देना होता, क्योंकि हमें बर्फ जमाना होता। एंड नेक्स्ट वन है ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू प्रोसेसर। अगेन टिश्यू प्रोसेसर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है सर, क्योंकि टिश्यू प्रोसेसर में 3 स्टेप तो मुख्य रूप से होते हैं। एक तो फिक्सेशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो डिहाइड्रेशन और इम्प्रेग्नेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेग्नेशन, 3 स्टेप होते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में। डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड इम्प्रेग्नेशन।
ये 3 स्टेप होता है सर। इसके ऊपर आप फिक्सेटिव भी एक तो हम लोग बकेट में फिक्सेटिव एजेंट भी डालते हैं। तो सर मान लो डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग के लिए हम हीट नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा अल्कोहल है और जाइलिन है, इसको हम किससे कर लेंगे सर, अल्कोहल से कर लेंगे और इसको हम जाइलिन से कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन फिर इम्प्रेग्नेशन के लिए क्या हम यूज कर रहे होंगे सर, वही वैक्स ही तो यूज कर रहे होंगे, और वैक्स को हमें लिक्विड करने के लिए फिर टेम्परेचर देना होगा, तो है ना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट। एक और इसमें टेम्परेचर का यूज है कि पूरी अगर आपको टिश्यू प्रोसेसिंग का टाइम डिक्रीज करना है तो इन दोनों चीजों को भी हल्का वार्म कर दो, हीट कर दो, तो ये इस पर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टिश्यू प्रोसेसर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा पार्ट नहीं होता ये बताना है, कौन सा नहीं होता है सर, माइक्रोटोम नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो, मजा आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व इन द डिलेड हेमोलाइटिक रिएक्शन। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब एंटीबॉडी, जिसको हम शॉर्ट में आईजी भी बोलते हैं, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कह रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कह रहे हैं। कौन सा एंटीबॉडी जो है वो हेमोलाइटिक रिएक्शन तो क्रिएट करता है, हेमोलाइटिक रिएक्शन का मतलब है कि रेड ब्लड सेल का लाइसिस तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन डिले से कर रहा है, देर से कर रहा है। सबसे फर्स्ट वन हम ये जानते हैं, हमने पढ़ा है ब्लड ग्रुपिंग में कि एबीओ एंटीबॉडी जो होते हैं वो आईजीएम टाइप होते हैं, और जो आरएच एंटीबॉडी होता है वो आईजीजी टाइप होता है। कौन सा होता है, आईजीजी टाइप। दो ही एंटीबॉडी जो है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के बाद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कर सकते हैं, जिससे कि हेमोलाइसिस रिएक्शन हो सकता है। यानी कि इसमें आईजीडी और आईजीई तो रेस से पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि हेमोलाइटिक रिएक्शन क्रिएट करने के लिए 2 एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब एबीओ एंटीबॉडी जिसमें कि एंटी ए या एंटी बी या एंटी ए बी, ये क्या है सर, आईजीएम टाइप होता है। इसके अगेंस्ट नेचुरल एंटीबॉडी हमारे बॉडी में होती है, जिसके कारण तुरंत ट्रांसफ्यूजन कीजिएगा और इमीडिएटली रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इमीडिएटली रिएक्शन हो जाएगा। जैसे ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बात शायद समझ में ना आया हो। सपोज दैट कोई बंदा जो है ए ब्लड ग्रुप का है, ठीक है सर, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ग्रुप ए है, ठीक। यानी इसमें एंटीजन कौन सा है सर, ए है, और एंटीबॉडी जो आईजीएम टाइप का एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी कौन सा होगा सर, एंटीबॉडी जो होगा वो एंटी बी होगा। ए ब्लड ग्रुप की अगर हम सिनारियो कहें तो उसके बस अकॉर्डिंग टू कार्ल्स एंड लैंडस्टेनर लॉ, हम पूरा नहीं जा रहे हैं लॉ पर, लेकिन पढ़ाए हो तो याद होगा, यही कहता है ना कि जो एंटीजन है उसके आरबीसी पे उसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगा। और ये एंटीबॉडी प्रेजेंट कहां होता है सर, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। कहां प्रेजेंट होता है सर, प्लाज्मा में। और एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है सर, आरबीसी के सरफेस पे। एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है सर, आरबीसी के सरफेस पे। अब सेम यही सिनेरियो किसी अनदर ब्लड ग्रुप के साथ। मैंने क्या बोला, ए ब्लड ग्रुप सपोज दैट ए है, सपोज दैट कोई ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। ब्लड ग्रुप कौन सा है सर, ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। तो बी ब्लड ग्रुप में उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा सर, बी एंटीजन होगा, और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा सर, एंटी ए होगा, एंटी ए होगा, ठीक है। यही कार्ल्स लैंडस्टेनर का लॉ कहता है। अब कोई भी इंडिविजुअल में हेमोलाइटिक रिएक्शन कब होगा, जब हम मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाले को हम बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर देंगे, तब रिएक्शन होने के चांसेस हैं, पहला। तो अब जो हम सपोज कोई ए ब्लड ग्रुप था, इसको हमने बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर दिया गलती से, चाहे कोई भी मिस्टेक हो, हमने ब्लड ग्रुप करने में मिस्टेक करी, या जो हमें डोनर दे के गया ब्लड उसके ब्लड ग्रुप करने में हमने मिस्टेक करी, या रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप हमने मिस्टेक लेके, या क्रॉस मैच सही से नहीं करा, जो भी रीजन रहा, ट्रांसफ्यूज कर दिया। तो जब हम ट्रांसफ्यूज किए ए वाले को, तो इसमें हम क्या क्या चढ़ाया सर, इसमें हमने चढ़ाया बी एंटीजन और एंटी ए एंटीबॉडी भी चढ़ाया, ठीक। जैसे ही हम बी एंटीजन चढ़ाएंगे, उसमें पहले से एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट था, ए एंटी बी एंटीबॉडी क्या करेगा सर, इसको मार देगा। उल्टा वाले हैं तो जरूर मार देगा। जैसे ही हमने एंटी ए चढ़ाया, उसमें पहले से ही ए एंटीजन प्रेजेंट था, ए एंटीबॉडी क्या करेगा सर, ए एंटीजन को भी मार देगा। अब चाहे बी एंटीजन हो या ए एंटीजन हो, कहां पर प्रेजेंट था सर, आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट था,
तो जैसे ही रिएक्शन होगा आरबीसी से का क्या स्टार्ट हो जाएगा सर, हेमोलाइसिस से स्टार्ट हो जाएगा, हेमोलाइसिस से स्टार्ट हो जाएगा। और ए ट्रांसफ्यूजन करते करते ही हो सकता है पूरा ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट भी ना हो, इमीडिएटली जो है हेमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, रैपिडली स्टार्ट हो जाएगा। क्या सर, रैपिडली स्टार्ट हो गया, तुरंत। क्यों तुरंत स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो हमने चढ़ा रहे थे उसके अगेंस्ट ऑलरेडी नेचुरली उसके बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडी और एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट था, इसको नेचर ने बना रखा है। उसको एंटीजन को ना डिटेक्ट करना पड़ा इम्यून सिस्टम को, ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए समय लगा, कुछ भी नहीं, पहले से था अवेलेबल। और एंटी ए और एंटी बी और एंटी ए दोनों के दोनों जो एंटीबॉडी हैं वो किस टाइप के हैं सर, आईजीएम टाइप के। तो ये आईजीएम टाइप वाले जब जाएंगे इमीडिएटली जो है वो हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगा। तो सर ये जो आईजीएम वाले हैं वो इमीडिएटली क्रिएट करते हैं, ये डिलेड नहीं करेंगे। अब दूसरा सिनेरियो और उठाते हैं सर, क्या दूसरा सिनेरियो उठाते हैं, सपोज दैट कोई इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। क्या है सर, ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है क्या मतलब है सर, इसमें एंटीजन कौन कौन सा है सर, इस इंडिविजुअल में एंटीजन है ए एंटीजन एज वेल एज आर एच एंटीजन, जिसको हम लोग डी एंटीजन भी कहते हैं, तभी वो ए पॉजिटिव है ना। ठीक, एंटीबॉडी कौन सा है सर इसके सीरम में या इस प्लाज्मा में, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है एंटी बी एंटीबॉडी है, ये ब्लड ग्रुप है। ठीक, कास्लेंडर का याद है यदि आपको रूल, तो बस यही है। अब कोई बंदा है जो ए निगेटिव है, दूसरा ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप था, क्या है सर, ब्लड ग्रुप है। ठीक है, दूसरा एक इंडिविजुअल है जिसका ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है, क्या है सर, ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है। ए निगेटिव वाले में एंटीजन कौन कौन सा होगा सर, ए एंटीजन है मात्र, और आर एच एंटीजन एब्सेंट है, डी एंटीजन एब्सेंट है, इसीलिए तो नेगेटिव है। और एंटीबॉडी कौन सा है सर, एंटीबॉडी जो है वो एंटी बी ही। ठीक, अब सपोज दैट हमारे पास ए रिसिपिएंट, किधर गया, हमारे पास ए रिसिपिएंट था। ठीक है, ए निगेटिव वाला बंदा जो है वो बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक, हमको उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो हम हमारी तो यही सिनेरियो रहेगी ना कि ए निगेटिव का बंदा है कोई, तो उसको ए निगेटिव का ही ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करे, यही होता है। या ओ निगेटिव अगर मिल जाए जो कि यूनिवर्सल डोनर है, वो भी हम इसको ट्रांसफ्यूज कर ही सकते हैं। ठीक, तो हम ए पॉजिटिव वाला हम ए निगेटिव वाला ब्लड का बैग हमने उठाया अपने ब्लड बैंक से, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गया था, एक्चुअल में वो जो ब्लड बैग था वो ए पॉजिटिव का था। क्या था सर, ए पॉजिटिव का। मिस्टेक कहाँ हुआ, हो सकता है ब्लड ग्रुपिंग मिस्टेक कर दिए, जो हमारे पास डोनर ब्लड देके गया उसमें हम लोग जो है आर एच एंटीजन सही से डिटेक्ट नहीं कर पाए, और उसका हम रिपोर्ट कर दिए थे ए निगेटिव, और उस बैग को भी रख दिए थे ए निगेटिव वाले रेफ्रिजरेटर में, लेकिन एक्चुअल में उसका ब्लड क्या था सर, वो ए पॉजिटिव था। अब हमने बाय मिस्टेकली जो है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ए निगेटिव वाले बंदे को हमने क्या किया सर, ट्रांसफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया सर, ट्रांसफ्यूज कर दिया। जब ट्रांसफ्यूजन हमने किया तो क्या क्या इसके अंदर हमने चढ़ाया सर, इसके अंदर हमने चढ़ाया ए एंटीजन, तो इसके अंदर पहले से ही ए एंटीजन प्रेजेंट था, कोई पंगा होगा नहीं, एंटीजन के बीच में तो रिएक्शन होता नहीं है। इसके अंदर पहले ही एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट था, और हमने चढ़ाया भी एंटी बी एंटीबॉडी, तो सेम एंटीबॉडी भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो अभी तक तो कोई समस्या हुआ नहीं। लेकिन हमने एक और एक्स्ट्रा चीज क्या चढ़ा दिया था सर, आर एच एंटीजन, जो डी एंटीजन है उसको भी हमने इसमें चढ़ा दिया, जो कि डी एंटीजन इसमें पहले से प्रेजेंट ही नहीं था। लेकिन जैसा हम जानते हैं जो आर एच एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट कोई भी नेचुरल एंटीबॉडी हमारे बॉडी में नहीं होता, पढ़ाया हूं मैं भी आपको आर एच ब्लड ग्रुपिंग में। तो इसमें एब्सेंट भी था आर एच एंटीजन, तो यहां पर पहले से कोई डी एंटीबॉडी नहीं था प्रेजेंट। कास्लेंडर का लॉ यही कहता है कि अगर कोई एंटीजन एब्सेंट है तो सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए एंटीजन था लेकिन बी एंटीजन एब्सेंट था ना, तो इसलिए सीरम में एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पर डी एंटीजन एब्सेंट था, फिर भी सीरम में कोई भी एंटी डी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट था। ये एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है कि आर एच एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी नेचुरल एंटीबॉडी होता ही नहीं हमारे बॉडी में।
तो ये एंटीबॉडी तो था नहीं, तो हमें कोई पंगा इसकी है नहीं। बट पंगा कहाँ, इस बात को सुनना, हमने अब और क्या इसमें चढ़ाया सर, डी एंटीजन को भी चढ़ा दिया। हमने क्या किया, डी एंटीजन को भी। डी एंटीजन क्यों चढ़ाया, क्योंकि ये पॉजिटिव था, हमने जानबूझ के थोड़ा ही चढ़ाया। जब ये डी एंटीजन इसके ब्लड में गया तो इस डी एंटीजन के अगेंस्ट तो कोई एंटी डी एंटीबॉडी था ही नहीं, एंटी डी एंटीबॉडी तो था ही नहीं, तो रिएक्शन तो होगा नहीं। बोले वाह सर खुशी की बात है, रिएक्शन नहीं होगा तो बजाओ तालियां। नहीं, अब ये डी एंटीजन क्या करेगा सर, जो डी एंटीजन कहाँ है, ये आरबीसी जो हमने चढ़ाया उसी के सरफेस पे है, और ऑलरेडी आरबीसी जो है वो प्रेजेंट है हम जिस रेसिपिएंट में, उसके जो रेस्ट ऑफ आरबीसीज हैं उस आरबीसी पर भी ये डी एंटीजन जो है वो कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने चढ़ा दिया। तो रेस्ट ऑफ जितने सारे आरबीसी प्रेजेंट थे जिसपे पहले से कोई डी एंटीजन था ही नहीं, उनपे भी ये डी एंटीजन कोट होना स्टार्ट हो गया, और वे सभी आरबीसी को जो है वो सेंसिटाइज करना स्टार्ट कर दिया। भाई हमारे में पहले 2 सिंग है नहीं, हमारे माथे पे है क्या नहीं, और हमारे घर में 4 लोग रहने आ जाए 2-2 सिंग वाले, और वो भी अपने सिंग काट के मेरे में जोड़ने लगे, तुम भी 2 सिंग लगा लो, तो हम क्या करेंगे, गुस्सा तो करेंगे ही ना, मतलब हम सेंसिटाइज तो हो ही जाएंगे ना। वही हो गया इस आरबीसी के साथ। पहले से जो इसके बॉडी में था उस पर कोई डी एंटीजन नहीं था, अब बाहर से डी एंटीजन आया और उन आरबीसी पर भी अपना एंटीजन थोपने लगे, तो आरबीसी होने लगा सेंसिटाइज। अब वो सेंसिटाइज आरबीसी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वो है तो ब्लड ग्रुप का ही एंटीजन, डायरेक्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ नहीं। वो धीरे धीरे जब आरबीसी का सर्कुलेशन होते होते जो हमारा बॉडी का ग्रेव यार्ड है, ग्रेव यार्ड किसको हम लोग बोलते हैं सर, स्प्लीन को बोलते हैं। किसको हम बोलते हैं सर, स्प्लीन को बोलते हैं, या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स और भी हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जो ब्लड वेसल्स में भी होते हैं, लिवर में भी होता है, सिस्टम्स जो होते हैं उनमें जब आरबीसी जाने लगा, आरबीसी सर्कुलेट होके जब वहां पर पहुंचा, स्प्लीन में पहुंचे सर्कुलेशन के ड्यूरिंग, या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम सेल्स से इसकी जब मुलाकात हो, तो वे लोग जो है इसको डिटेक्ट कर ले, अरे रुको रुको रुको, ऐसा आरएच एंटीजन तो हमें बचपन से नहीं था, ये जब से ब्लड चढ़ा है तब से आया है। वो क्या करेंगे सर, ये स्प्लीन और ये रेटिकुलो एंडोथेलियल दोनों के दोनों जो हैं उन आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे सर। क्या करेंगे सर, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। डिस्ट्रॉय अब इमीडिएटली तो सारे के सारे ब्लड स्प्लीन में चला नहीं जा रहा है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम चला नहीं जा रहा है, धीरे धीरे वो जा रहा है, डिटेक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिटेक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहा है। मतलब आरबीसी की हेमोलाइसिस हो रही है। मतलब क्या हो रही है सर, आरबीसी की हेमोलाइसिस हो रही है, बट कैसे हो रही है सर, स्लोली हो रही है सर, पता ही नहीं चल रहा है। तो डिलेड हेमोलाइटिक रिएक्शन हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली हेमोलाइटिक रिएक्शन हो रहा है। ये हेमोलाइटिक रिएक्शन होने में हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीनों दिन या 6 महीने भी लग सकते हैं। अब हुआ क्या, ये ड्यूरिंग धीरे धीरे जो है स्लोली आपका इम्यून सिस्टम भी इसको डिटेक्ट कर लिया। अब इसके अगेंस्ट जो है वो भी धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया इसको मारने के लिए। लेकिन मार क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि अपने ही आरबीसी के सरफेस के ऊपर उसकी कोटिंग हो गई, मार इसलिए नहीं रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर अगर आपने गलती से भी एक ड्रॉप भी अगर आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड इसको चढ़ाया, चूंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट है, इसके इम्यून सिस्टम में डिटेक्टेबल है, एक्सेसिबली तुरंत जो है विद इन 10 सेकेंड और मिनट हेमोलाइटिक रिएक्शन क्रिएट करेगा और उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सेकेंड टाइम जैसे ही मिसमैच हुआ इमीडिएटली रिएक्शन होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में स्लोली हो रहा है। और ये जो स्प्लीन मार रहा है इसको, ये जो स्प्लीन मारा है इसको, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम्स मारे, या जो आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई, इन सब ने, इन दोनों ने भी और इम्यून सिस्टम ने भी जो डिटेक्ट किया, दोनों मारेंगे कैसे सर, इस आरबीसी का हेमोलाइसिस करेंगे कैसे सर, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। जो एंटीजन है, कौन सा एंटीजन है सर, डी एंटीजन है। कौन सा एंटीजन कोट किया था, सेंसिटाइज किया था आरबीसी को, डी एंटीजन किया था, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के मारेंगे इसको, एंटी डी। ये जो स्प्लीन और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये सभी कैसे इसको डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहे हैं। हमारे इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे डिटेक्ट करके एंटीबॉडी बनाया, क्या बनाया, एंटी डी। और ये जो एंटी डी एंटीबॉडी है नेचुरल अकरिंग नहीं था, लेकिन सेंसिटाइज इम्यूनाइज एंटीबॉडी है। ये जो एंटी डी एंटीबॉडी है, किस प्रकार का एंटीबॉडी, किस कैटेगरी का एंटीबॉडी होता है, IgG कैटेगरी का एंटीबॉडी होता है। यानी कि IgG एंटीबॉडी जो है, इट क्रिएट्स द डिलेड हेमोलाइटिक रिएक्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। होप सो ये बात आपको समझ में आया होगा।
क्लियर है सर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द हेमोटॉक्सिलिन यूज्ड फॉर द पैप स्मीयर? पैप स्मीयर के लिए कौन सा हेमोटॉक्सिलिन जो है वो यूज किया जाता है? देखो मैंने हिस्टो में पढ़ाया था आपको, तो बताया था कि हेमोटॉक्सिलिन जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोर्डांट, मोर्डांट के साथ हेमोटॉक्सिलिन का जब कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, तो जिस प्रकार के मोर्डांट के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, उसी प्रकार के हेमोटॉक्सिलिन का उसका नाम मॉडिफाई हो जाता है। अब एक वर्ड आया है मोर्डांट। मोर्डांट क्या होता है सर? हेमोटॉक्सिलिन क्या है सर? हेमोटॉक्सिलिन स्टेन है। ये हेमोटॉक्सिलिन क्या है सर? इट इज अ स्टेन। ये है क्या? स्टेन। हम लोग टिश्यू को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। मोर्डांट क्या है सर? मोर्डांट इज अ केमिकल which enhance the capability of stain, binding capability of stain with the substance. मोर्डांट वो केमिकल होता है, मोर्डांट वो केमिकल होता है जो कि इस स्टेन की बाइंडिंग कैपेसिटी, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो है उसको एनहांस कर देता है। क्या कर देता है सर? बढ़ा देता है विद द सब्सटेंस। यानी कि जब हम स्टेन को टिश्यू पे डालते हैं तो वो स्टेन उस टिश्यू के साथ बहुत ही स्ट्रांगली चिपक जाए, बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर ले। इस बाइंड करेगा तभी स्टेन होकर के हमें टिश्यू के मॉर्फोलॉजी दिखेंगे ना। वो स्ट्रांगली बाइंड करे, उस बाइंडिंग कैपेसिटी को भी ये मोर्डांट जो है वो इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। बस यही है मोर्डांट। और हर एक हेमाटॉक्सिलिन को जो है मोर्डांट के साथ मिक्स करके ही स्टेनिंग प्रोसीजर में यूज किया जाता है। तो जिस प्रकार के हेमोटॉक्सिलिन को जिस प्रकार के मोर्डांट के साथ कंबाइन किया जाता है, वो उसी प्रकार के हेमोटॉक्सिलिन के नेम हो जाते हैं। कुछ 3-4 हेमोटॉक्सिलिन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनके नाम आप याद रखना। जैसे कि आयरन हेमाटॉक्सिलिन, जैसे कि एलम हेमाटॉक्सिलिन, एलम हेमाटॉक्सिलिन। आयरन मोर्डांट हुआ, यहाँ एलम मोर्डांट हुआ, एलम के साथ बाइंड किए, वहां आयरन के साथ बाइंड किए, है ना। जैसे कि टंगस्टन हेमाटॉक्सिलिन, टंगस्टन हेमाटॉक्सिलिन। जैसे कि लेड हेमाटॉक्सिलिन, जैसे कि लेड हेमाटॉक्सिलिन। तो ये जिस प्रकार के मोर्डांट के साथ हमने बाइंड किया उस प्रकार को हेमाटॉक्सिलिन हो गया। ठीक है, ये 3-4-5 2-4 और जिस प्रकार के ऐड करते हैं 2-4 और होते हैं। मुख्य रूप से इनमें आयरन, एलम और टंगस्टन याद रखना जरूरी है। उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एलम हेमाटॉक्सिलिन होता है। एलम फिटकरी को हम बोलते हैं। ठीक है, एलम हेमाटॉक्सिलिन जो एलम मोर्डांट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो रूटीन हेमाटॉक्सिलिन यूज करते हैं अपने यहाँ लैबोरेटरी में स्टेनिंग के लिए, उसमें एलम हेमाटॉक्सिलिन ही यूज किया जाता है। और कई प्रकार के एलम जो हैं यूज किए जाते हैं। उसमें जो हेमाटॉक्सिलिन होते हैं कई प्रकार के एलम, जैसे पोटासियम या अमोनियम एलम हो गया, पोटासियम एलम, अमोनियम एलम। ये 2 एलम जो है मुख्य रूप से जो है इनको प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और इनमें जो है कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन हो गया, यहरलिक्स हेमाटॉक्सिलिन हो गया, हरीस हेमाटॉक्सिलिन है, गिल्स हेमाटॉक्सिलिन है, कोल्स हेमाटॉक्सिलिन है। इनमें एलम यूज किया गया और उन एलम को किस प्रकार के स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है वो इस टेबल में दिया हुआ है। और उनको यूज करने के बाद स्टेनिंग प्रोसीजर में क्या टाइम लगेगा वो भी यहाँ दिया गया है। तो मुख्य रूप से ये जो भी हेमाटॉक्सिलिन का मैं नाम बता रहा हूँ, मेयर्स हो गया, हरीस हो गया, यहरलिक हो गया, गिल्स हेमाटॉक्सिलिन हो गया, ये सारे के सारे हेमाटॉक्सिलिन जो है एलम हेमाटॉक्सिलिन है, क्योंकि इनको एलम के साथ ही मिक्स करके प्रिपेयर किया जा रहा है। ये सब के सब कौन से हैं सर? ये सब के सब जो हैं वो एलम हेमाटॉक्सिलिन है और ये मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं। इनमें भी हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो हरीस हेमाटॉक्सिलिन को यूज किया जाता है। हरीस हेमाटॉक्सिलिन को हम लोग एच&डी स्टेनिंग में भी यूज करते हैं, पाइप स्टेनिंग में भी यूज करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था सर? क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज द हेमाटॉक्सिलिन यूज्ड फॉर द पाइप स्मीयर। पाइप स्मीयर के लिए कौन सा हेमाटॉक्सिलिन यूज किया जाता है? पाइप स्मीयर के लिए जो यूज किया जाता है वो है सर हरीस हेमाटॉक्सिलिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लिल्ले हेमाटॉक्सिलिन होता ही नहीं, यहरलिक और मेयर्स होता है। यहरलिक और मेयर्स और यहरलिक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है सर, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है हरीस हेमाटॉक्सिलिन ही होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पाइप स्टेनिंग की बात आया है। किसकी बात आई है सर? पाइप स्टेनिंग की बात आई है। थोड़ा सा इसकी और डिस्कशन कर लेते हैं। पहला इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। पैपानी-कुलाओ स्टेन, पैपानी-कुलाओ स्टेन इसका नाम है। ठीक है, फुल फॉर्म होता है।
पैप स्टेन में जो है तीन प्रकार के स्टेन को मिक्स करके एक पैप स्टेन बनाया जाता है। सबसे फर्स्ट वन स्टेन जो होता है वो होता है हेमाटॉक्सिलिन, वही हैरिस हेमाटॉक्सिलिन, ठीक है। सेकेंड वन स्टेन जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑरेंज ग्रीन 6, ऑरेंज ग्रीन 6, जिसको ओजिस 6 भी कहा जाता है। और थर्ड नंबर जो स्टेन होता है उसको बोलते हैं इयोसिन एज्योर, टॉक्सिलिन स्टेन जो है ये प्राइमरी स्टेन होता है। क्या होता है सर? प्राइमरी स्टेन होता है। मैं किस में बता रहा हूं? पैप स्टेन के रेफरेंस में बता रहा हूं, ठीक है। आप किसी और स्टेन के नहीं समझेंगे। पैप स्टेन प्राइमरी स्टेन होता है जो कि न्यूक्लियस को स्टेन करता है, इसलिए ये न्यूक्लियर स्टेन भी है। ये जो है वो क्या है? न्यूक्लियर स्टेन है, न्यूक्लियर स्टेन है। क्यों न्यूक्लियर स्टेन है? क्योंकि हेमाटॉक्सिलिन जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का स्टेन होता है। कैसा होता है सर? अल्कलाइन नेचर का। इसीलिए ये सेल के एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा। किसको? एसिडिक कंपोनेंट को। और एसिडिक कंपोनेंट कौन होता है सेल में सर? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। दैट्स व्हाई हेमाटॉक्सिलिन इज अ न्यूक्लियर स्टेन। क्वेश्चन कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि पैप स्टेन में न्यूक्लियर स्टेन कौन सा स्टेन होता है। अगेन जो ऑरेंज ग्रीन 6 है सर, ऑरेंज ग्रीन 6 जो है सेकेंडरी स्टेन है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये काउंटर स्टेन है। इट इज अ फर्स्ट काउंटर स्टेन। क्या सर? इट इज अ फर्स्ट काउंटर स्टेन, पहला काउंटर स्टेन है पैप स्टेनिंग में। और ये जो है इट स्टेन द साइटोप्लाज्म। इसको स्टेन करता है सर काउंटर स्टेन हमेशा साइटोप्लाज्म को। कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फर्स्ट काउंटर स्टेन पेपानिकुलाउ स्टेन में कौन सा होता है। याद रखना ऑरेंज ग्रीन 6। और इयोसिन एज्योर जो है वो सेकेंड काउंटर स्टेन है। क्या है सर? इट इज अ सेकेंड काउंटर स्टेन विच ऑल्सो स्टेन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म को ही स्टेन करता है। अब ये जो इयोसिन एज्योर है सर, इस इयोसिन एज्योर में तीन प्रकार के स्टेन मिक्स करके इयोसिन एज्योर बनाया जाता है। सबसे फर्स्ट वन होता है इयोसिन डाई, इयोसिन डाई। सेकेंड वन होता है लाइट ग्रीन SF, सेकेंड वन होता है लाइट ग्रीन SF, लाइट ग्रीन SF। एंड थर्ड वन होता है बिस्मार्क ब्राउन, बिस्मार्क ब्राउन। ये तीन कलर को मिला करके इयोसिन एज्योर बनाया जाता है। यानी कि पेपानिकुलाउ स्टेन में तीन प्रकार के स्टेन होते हैं, हेमाटॉक्सिलिन, ऑरेंज ग्रीन 6 और इयोसिन, ठीक। इसमें 5 टाइप्स के डाई होते हैं। कितने सर? 5 डाइज होते हैं, 5 प्रकार के कलर हुए। 3 तो ये हो गए, एक A4 और एक A5। आई बात समझ में? 5 कलर का मिक्सचर होता है पैप स्टेन। इट इज ऑल अबाउट द पैप स्टेन। होप से ये भी आपको समझ में आएगा और क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने बता दिया कि ऑप्शन नंबर ए है, हैरिस हेमाटॉक्सिलिन। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द कलर यूज्ड टू लेबल पॉइजनस केमिकल। ऑल्सो जो है नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन पूछा है। किसका है सर? नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि कोई सब्सटेंस पॉइजनस है या कोई पॉइजनस केमिकल है तो उसको किस कलर से लेबल किया जाएगा ताकि वो अलग से दिख जाए। जैसे हम पेट्रोल पंप वगैरह पर जाते हैं तो देखो डेंजर लिखा रहता है, ऐसे स्कल रखा रहता है, खोपड़ी और ऐसे 2 बोन्स लिख रखे हुए रहते हैं, डेंजर का वो निशान ही रहता है। तो वो क्या है सर? साइन है। कोई भी पॉइजनस केमिकल है तो उसको किस कलर का साइन से डिनोट किया जाएगा, उसको डबल पे किस कलर का जो है लेबल लगाया जाएगा। इसको थोड़ा आप याद रखना। देखो 4 कलर मेनली जो होते हैं पॉइजनस या जो लेथल हैं केमिकल्स उनके लिए यूज किया जाता है। लाइट रेड, लाइट येलो, लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन। ये जो है 4 कलर यूज किए जाते हैं। सबसे अगर हाईली टॉक्सिक है, अगर एक्सट्रीमली टॉक्सिक है कोई केमिकल, बहुत ही हाईली टॉक्सिक है, तो उसके लिए ब्राइट रेड कलर यूज किया जाएगा। जो सबसे पॉइजनस होगा उसके लिए ब्राइट रेड कलर। अगर हाईली टॉक्सिक है मतलब कि एक्सट्रीम, मतलब कि यहाँ पर डोज भी लिखा हुआ है कि खाए और सेकंडों में खत्म हो गए, तो वैसे वाले रेड, ब्राइट रेड। अगर हाई टॉक्सिक है यानी थोड़ा एक्सट्रीम टॉक्सिक से थोड़ा कम है तो लाइट येलो, इस कलर का जो है ब्राइट येलो कलर का जो है उस पर लेबल लगाया जाएगा। उसके बाद मॉडरेट टॉक्सिक है मतलब कि हाई से भी थोड़ा कम टॉक्सिक है तो उसके ऊपर जो है ब्राइट ब्लू कलर का इस प्रकार का जो इस कलर का जो है वो लगाया जाएगा उस पर लेबल।
और यदि स्लाइटली टॉक्सिक है मतलब बहुत ही लो टॉक्सिसिटी है उसमें, उस केमिकल में, पॉइजनस में, तो ब्राइट ग्रीन, अगर ग्रीन कलर का लेबल लगाया हुआ तो समझो कि लो टॉक्सिसिटी है। अब हम अपने घर में भी पेस्टिसाइड वगैरह लाते हैं ना अपने पौधों पे या खेतों में, धान के खेतों में, गेहूं के खेतों में, इन सब पे छिड़काव करने के लिए, तो उस पे देखना इस प्रकार का लेबलिंग लगा होगा। जिस कलर का लेबल होगा समझ जाना उस लेवल का टॉक्सिन है। क्लियर सर? पूछा क्या था सर क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर पॉइजनस केमिकल है, पॉइजनस केमिकल मतलब एक्सट्रीम पॉइजनस केमिकल है, तो उस पे किस कलर का लगाया जाएगा आपको लेबल? तो उस पे जो है रेड कलर का लेबल लगाया जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, येलो, ग्रीन और ब्लू रॉन्ग आंसर है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Which of the following organ fails when serum creatinine is 10 milligram per day? अगर सीरम क्रेटिनिन लेवल, सीरम क्रेटिनिन लेवल जो है 10 मिलीग्राम पर डीएल हो जाए तो बॉडी का कौन सा ऑर्गन फेल हो जाएगा काम करना, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कि नीचे कुछ ऑर्गन के नाम दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए कौन सा ऑर्गन जो है वो फेल हो जाएगा अगर सीरम क्रेटिनिन 10 मिलीग्राम पर डीएल हो जाए या इससे अधिक हो जाए तब। सीरम क्रेटिनिन लेवल का नॉर्मल रेंज कितना होता है सर? पहले ये जान लो, 1.3 to 1.5 या किसी किसी बुक में आपको 1.2 मिलीग्राम पर डीएल भी मिलेगा। ये होता है नॉर्मल रेंज। सर 1 मिलीग्राम या 1.2 मिलीग्राम तक हाईएस्ट है, सो हो जाए 10 मिलीग्राम तो कौन सा ऑर्गन फेल होगा? जाहिर सी बात है किडनी फेल होगी, क्योंकि जो भी वेस्ट, एक क्रेटिनिन क्या है सर? वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। क्रेटिन हमारे बॉडी में एक फॉस्फेट होता है। क्या होता है सर? क्रेटिन। इस क्रेटिन का मेटाबॉलिज्म होता है और एटीपी का लिबरेशन होता है, मतलब हमारी बॉडी के मसल्स में क्रेटिन प्रेजेंट होते हैं। जब मेटाबॉलिज्म होता है, एटीपी मिलता है बॉडी को, तो वो क्रेटिन जो है एटीपी में कन्वर्ट होकर के जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है क्रेटिनिन। क्या बनाता है? क्रेटिनिन। अब एक क्रेटिनिन किसी यूज के लायक नहीं है, इसको ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किडनी पे जाएगा और किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, यही इसका काम है। अगर आपकी नॉर्मली किडनी सही काम कर रही है तो आपके बॉडी में जो नॉर्मल अमाउंट में होता रहेगा क्रेटिन का मेटाबॉलिज्म, तो इतना अमाउंट में क्रेटिनिन का प्रोडक्शन होगा और किडनी जो है उसको पर डे 24 आवर में एक्सक्रीट भी करता रहेगा। लेकिन सपोज दैट किडनी खराब हो गया, ठीक, और आपके बॉडी में किडनी खराब हो गया तो नॉर्मल अमाउंट में फिल्टर नहीं हो पाएगा क्रेटिनिन यूरिन के थ्रू, तो वो क्रेटिनिन क्या होगा? आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा, जमा होता जाएगा। जमा होता जाएगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सीरम में इंक्रीज होता जाएगा, तभी तो एक्यूमुलेशन हुआ, तभी तो 10 मिलीग्राम पर डीएल हुआ। जब 10 मिलीग्राम पर डीएल अगर 5, 10, 15 इस प्रकार के क्रेटिनिन लेवल दिख रहे हैं सीरम में, तो समझ लो आपकी किडनी फेल हो चुकी है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द किडनी। दैट इज द किडनी। केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट में जो हम लोग टेस्ट इंक्लूड करते हैं उसमें हम लोग क्रेटिनिन इंक्लूड भी करते हैं। इसमें हम लोग यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड है ना, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सभी टेस्ट जो है वो हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट में इंक्लूड करते हैं जनरली। तो क्रेटिनिन क्यों कर रहे हैं? टू द एग्जामिन ऑफ द किडनी। अगर लीवर का रहता तो लीवर एंजाइम्स इंक्रीज आते, एजीओटी आता, एजीपीटी आता, बिलिरुबिन आता, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी आ सकता था, देन एजीओटी आता, एजीपीटी आता, एएलपी आ सकता था, है ना, गामा जीटी आ सकता था, लिवर एंजाइम आते। हार्ट अगर फेल होता तो हार्ट कार्डियक मार्कर आते सर, जैसे एलडीएच आता, सीके आता, सीकेएमबी आता है ना, मायोग्लोबुलिन आता, ये सभी जो है इंक्रीज आते। ऑलराइट, ट्रोपोनिन आता, ट्रोपोनिन टी आता। प्रोस्टेट होता तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए जो है वो इंक्रीज होता। ठीक है, क्रेटिनिन अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट मींस इट्स रिलेटेड टू द फेलियर ऑफ द किडनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज वेयर इज एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट? हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन कहाँ प्रेजेंट होता है सर? एसिटाइल कोलिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है
कि आपकी बॉडी में जो भी नर्व के थ्रू जो भी इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, सपोज दैट हमने कहीं हाथ रखा, हमारा हाथ चुभ गया सुई में, हम तुरंत हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि वो नर्व से जो है इंपल्स जनरेट हुआ, जो हमारे ब्रेन तक गया, ब्रेन से तुरंत जो है ऑर्डर गया उस ऑर्गन तक, हटाओ जल्दी नहीं तो चुभ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्सेस बोलते हैं। और ये इंपल्सेस कैसे कंडक्ट होते हैं? बाय द नर्व सेल। जो नर्व हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ होता है, उसके थ्रू जो है ये इंपल्स कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो इंपल्स कंडक्ट होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होते हैं। अब देखो हमारे बॉडी के ऊपर में तो नर्व नहीं प्रेजेंट है क्या? नहीं है। कहीं भी आपको दिख रहा है? नर्व नहीं दिख रहा, फिर भी हम टच किए, हटा लिए। इसका मतलब है हमारे बॉडी पर तो ऊपर में मसल्स है, स्किन है, बोन्स, ये सब दिख, बोन्स में नहीं दिख रहा है, स्किन दिख रहा है, मसल्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है हमें, है ना? तो इसका मतलब है कि इनके अंदर में नर्व होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं आके नर्व खत्म हो गया होगा और ऊपर में है सर हमारे पास बोन, मसल, स्किन। तो मसल ऊपर है, अंदर में जो है नर्व है, तो नर्व से मसल तक इंपल्स आना पड़ेगा ना, या मसल से नर्व तक इंपल्स जाएगा तभी तो हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। यानी नर्व और मसल्स दोनों के बीच में कोई एक जो है केमिकल प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जैसे चुभा मसल में इंपल्स जनरेट हो गया नर्व में। कैसे? नर्व मसल से नर्व तक पहुंचने के लिए कोई तो बीच में केमिकल है, उसी केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं क्या करते हैं सर? नर्व सेल्स को एज वेल एज मसल्स को ही मत बोलो, अनदर ऑर्गन्स भी होगा, बोन्स भी होगा, कार्टिलेज, इन सबको जो है दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। नर्व और मसल्स दोनों के बीच में कोई केमिकल तो होगा जो क्या करेगा सर? जो दोनों को कनेक्ट करेगा। हम चुभ रहे हैं मसल्स में, जनरेट हो जाए नर्व में, और नर्व से फिर पहुंच जा रहा है ब्रेन तक। सिग्नल कैसे पहुंच जा रहा है? यानी कि यहाँ चुभा, यहाँ तो चुभा नहीं, चुभ गया तो यहाँ। इन दोनों के बीच में एक केमिकल है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और उसका एक एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन क्या हो गया सर? एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज प्रेजेंट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब जहां न्यूरॉन्स एंड मसल्स के दोनों के जो जंक्शन हैं, दोनों के बीच में जो ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट पे केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो एसिटाइलकोलिन इज प्रेजेंट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अराउंड द नर्व, नर्व के चारों ओर तो माइलिन शीथ होके कवरिंग होती है ना, वो ए नहीं है। नेफ्रॉन तो सर फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, ठीक है। अराउंड द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के चारों ओर इसकी कवरिंग नहीं होती। ए जंक्शन के बीच में प्रेजेंट है, मसल्स और न्यूरॉन्स जो है उन दोनों के बीच के जंक्शन वाले में प्रेजेंट है। क्लियर है सर? जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अकर्स व्हेन सनलाइट एक्ट ऑन व्हीकल पॉल्यूटेंट। अगेन जो है ए नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भी सनलाइट एक्ट करता है, एक्ट ऑन द व्हीकल पॉल्यूटेंट, गाड़ियों से निकले हुए पॉल्यूशन पे जब भी सनलाइट पड़ेगा तो पड़ करके क्या रिएक्शन होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या पाया जाएगा, वो इसको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। अब ये बहुत नॉन टेक्निकल में बहुत कॉमन से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। देखो इससे आइडिया लग रहा है हमें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, अगर कोई दिल्ली वगैरह में रहते होंगे, नहीं भी रहते होंगे तो हम न्यूज में तो सभी सुनते हैं। जैसे ही ठंड का मौसम आएगा, पराली जलाए जाएंगे, या जो गाड़ियों से जो धुआं निकले हुए होते हैं, उन जैसे ही स्मॉग पर वो जो स्मॉग निकले हुए हैं व्हीकल पॉल्यूटेंट से, CO2, CO3 या CO, जो भी निकले हुए हैं, कार्बन का एक्सक्रीशन, जो भी कार्बन का एक्सक्रीशन हुआ है, वे कार्बन से जैसे ही सनलाइट टकराता है उनमें जो है रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होकर के जो है फोटोकेमिकल स्मोक बनाते। देखते हो ठंडियों के मौसम में दिल्ली की विजिबिलिटी एकदम जीरो होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो ठंड में क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। डाउन हो जाने के बाद जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकले हुए हैं, वे सभी कार्बन एक्सक्रीट होकर के बहुत ज्यादा ऊपर इन्वायरमेंट में नहीं जा पा रहे हैं। टेम्परेचर डाउन होने के कारण जो है एक लिमिट ऑफ इन्वायरमेंट में यहीं पे जम जा रहे हैं, वो ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, और ऊपर से सनलाइट आ रहा है। जैसे ही सनलाइट आ रहा है तो फोटोकेमिकल, मतलब कि लाइट और वो जो कार्बन था उन दोनों को मिक्स करके केमिकल का एक निर्माण किया, उससे एक स्मॉग बन जाता है, फॉग, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एसिड स्नो मतलब कि एसिड की बर्फबारी तो नहीं होगी सर इससे, ठीक है। एसिड रेन इससे नहीं होता। एसिड रेन भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, व्हीकल पॉल्यूटेंट होते हैं, फैक्ट्री के पॉल्यूटेंट, जहां पर बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं ना, जहां पर धुआं निकलते हैं, तो वो बारिश के मौसम में होता है सर, लाइट पड़ने से नहीं होता है। जब भी बादल बारिश होगा तो सबसे पहला जो बारिश ऐसी जगह पे जहां ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, वहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अवेलेबल होगा सर मंडल में, इन्वायरमेंट में, एटमोस्फेयर में। तो जो सबसे पहला रेन होगा उस रेन में ना वो एसिड रेन ही उसको कहते हैं, उसके थ्रू एसिड आ रहे होंगे, उसमें कहा जाता है कि आप भीगो नहीं तो स्किन के डिजीज हो सकते हैं। एसिड स्मॉग भी इससे नहीं होगा, ठीक है सर। क्या होगा? फोटोकेमिकल स्मॉग बनेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाउ इज ब्लड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कैंप्स। अच्छा, ये टेक्निकल का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, क्या लगा है सर? ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ, जो कि लगता ही है सर सभी जगह पे। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप यदि लगा है, जस्ट अ सेकंड, हाँ बोलिए। हाँ, क्लास ले रहे हो, कोई इमरजेंसी है क्या? हाँ बोलिए। हाँ कर दो। तो अगर कहीं ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, जो लगता ही है हमेशा हमारे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, लैबोरेटरी डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक के थ्रू भी लगता है। तो यदि ब्लड बैंक का ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, वहां ब्लड कलेक्ट करते हो, तो वो ब्लड को जो है कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे ब्लड बैंक तक? कैंप से लेकर के, कैंप में जो आपने ब्लड कलेक्ट किया, उस ब्लड को, जो ब्लड आपने कलेक्ट किया, उसको ब्लड बैंक तक आप कैसे पहुंचाओगे? क्योंकि कैंप में तो केवल ब्लड का कलेक्शन होता है, जितना भी प्रोसेसिंग है वो सबके सब तो ब्लड बैंक में होगा सर, है ना। तो प्रोसेस होने के लिए उसको ब्लड बैंक तक पहुंचना होगा, फिर स्टोर भी ब्लड बैंक में ही होगा। कैसे ले जाओगे? ऑप्शन दिया है रेफ्रिजरेटर के थ्रू, ये तो रॉन्ग होगा। रेफ्रिजरेटर का मतलब है फ्रीज, रेफ्रिजरेटर का मतलब है फ्रीज। अब फ्रीज वहां कैंप में कहाँ लेते चलोगे आप? वहां फ्रिज लेके जाओ, फिर पूरी रास्ता कैसे फ्रिज ऑन रहेगा? ये पॉसिबल नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं, रॉन्ग है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स। ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपोर्ट कंटेनर जो है इस प्रकार के कंटेनर बनाए रहते हैं, ठीक है, जो इंसुलेटेड होते हैं, और अंदर में जो है इनके टेम्परेचर, ये आइस बैग के थ्रू जो है इनके टेम्परेचर मेंटेन किए जाते हैं, कोल्ड किए जाते हैं, 2 से 8 डिग्री मेंटेन किया जाता है। इसमें आप रख दो ब्लड बैग को, ऊपर से बंद कर दो, ये सील हो जाता है, अंदर में बाहर का एयर नहीं जाएगा, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर कंटेनर्स। इसके थ्रू जो है आप ब्लड बैग को ला सकते हो ब्लड बैंक तक, ठीक है। तो ये तो हो गया सर करेक्ट आंसर, सबसे फर्स्ट वन करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी है थर्मोकूल बॉक्स। थर्मोकूल बॉक्स नहीं ले जा सकते। देखो ये है थर्मोकूल बॉक्स। थर्मोकूल बॉक्स में सर रखेंगे तो टेम्परेचर थोड़ी मेंटेन रहेगा। थर्मोकोल बॉक्स यूज किया जाता है कुशनिंग इफेक्ट से बचाने के लिए। किसी भी जैसे एसी फ्रिज वगैरह आप लेते हैं ना, तो चारों थर्मोकोल देखना रैप्ड होता है, क्यों? कुशनिंग से वो टूट ना जाए, फ्रेजाइल ना हो जाए, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक कंटेनर विद आइस। प्लास्टिक कंटेनर जो आप छोटे छोटे हम नहीं यूज करते हैं लेबोरेटरी में, प्लास्टिक कंटेनर में आइस डाल के जो है ब्लड बैग नहीं ले जाया जा सकता है। इसको आप जो है, जो ब्लड सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, जो हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है, जो टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, है ना, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ब्लड बैग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं। यानी ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर जो है, जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 15 है माइक्रोग्राम इज यूनिट टू डिस्क्राइब। ये भी जो है नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है सर जी। पूछ रहा है कि माइक्रोग्राम इनमें से किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है या यूज किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट वन है डिस्टेंस। डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए माइक्रोग्राम नहीं यूज किया जाता। डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए आप सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, मीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं, है ना, डिस्टेंस के लिए। वॉल्यूम को डिस्क्राइब करने के लिए आप माइक्रोलीटर यूज कर सकते हैं, है ना, माइक्रोलीटर यूज कर सकते हैं, मिलीलीटर यूज कर सकते हैं, लीटर यूज कर सकते हैं। माइक्रोग्राम नहीं यूज होता है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए।
टाइम को मेजर करने के लिए सर आप सेकंड यूज कर सकते हैं, आवर्स यूज कर सकते हैं, मंथ। टाइम के डिनोट करने के लिए सेकंड और आवर्स आप यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में आया वेट, वजन। वजन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है माइक्रोग्राम। वजन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है नैनोग्राम। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है नैनोग्राम। नैनोग्राम से बड़ा होता है माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम से बड़ा होता है मिलीग्राम। मिलीग्राम से बड़ा होता है ग्राम। ग्राम से बड़ा होता है केजी और केजी से बड़ा होता है टन। ये होते हैं 6 यूनिट वेट को डिस्क्राइब करने के लिए। 1000, इसको याद रखना, 1000 नैनोग्राम इज इक्वल टू होता है 1 माइक्रोग्राम। सबसे स्मॉलेस्ट नैनोग्राम। 1000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू होता है 1 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम। एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 केजी, 1 किलोग्राम। और 1000 केजी, 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1 टन, 1 टन होता है। ये सर जी होता है वेट, भार का यूनिट। यानी माइक्रोग्राम इज यूज फॉर द डिस्क्राइब ऑफ द वेट, वजन को डिस्क्राइब करने के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 15 क्वेश्चन ही थे, ये थे आज के एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चंस। होप तो आपको समझ में आया होगा सर। इसमें हमने आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। 15 से आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज क्लास में कवर करेंगे। तो ये कौन से क्वेश्चन थे? आरआरबी के 2019 में पूछे गए लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 में पूछे गए क्वेश्चंस थे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।